हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेमेस्टर वाला। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत मज़े में होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से इंडिया के टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर भी इस बार पूरा प्लेसमेंट नहीं हो पाया है। हम लोग इसके डिफरेंट रीजंस को जानने का ट्राई करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ अजय गुप्ता। अभी पिछले 6 महीनों से आपने ये न्यूज़ देखी होगी, हर न्यूज़पेपर के अंदर इस तरह की न्यूज़ थी। अगर आप इंस्टाग्राम देखते हैं तो इंस्टाग्राम के अंदर बहुत सारी रील इस बारे में बनाई गई थी, या अगर आप यूट्यूब देखें तो यूट्यूब के अंदर आपके बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पर ये बताया गया है कि इस बार इंडिया के टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज यानी टॉप के आईआईटी के अंदर भी करीब 38% बच्चे अनप्लेस रह गए हैं। हम बात कर रहे हैं कि इंडिया का जो सबसे टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट आईआईटी के बारे में, क्योंकि आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए बच्चे को आईआईटी एडवांस जैसा टफ एग्ज़ाम क्रैक करना होता है। आईआईटी एग्ज़ाम दुनिया का सेकंड सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है, और ये इतना टफ एग्ज़ाम है कि एक बार सिंगापुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने आईआईटी एडवांस के पेपर को देखकर बोला था कि कितना टफ पेपर है ये, इसको मैं भी सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। इंडिया के अंदर 11th क्लास के बच्चे से या 12th क्लास के बच्चे से ये कैसे उम्मीद की जाती है कि इतना टफ पेपर वो सॉल्व कर सकता है। आप इमेजिन करिए, कोई भी बच्चा जो इतना टफ कंपटीशन को पास करके आ रहा है लेकिन उसको भी जॉब नहीं मिल पा रहा है। इसके क्या रीज़न हो सकते हैं, हम इसको जानने के लिए ट्राई करेंगे। तो देखिए, इसके बहुत सारे रीज़न हैं, एक एक रीज़न को हम लोग समझते हैं। पहला रीज़न है इकोनॉमिक स्लो डाउन। आपने देखा होगा इस बार पूरी दुनिया के अंदर, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इकोनॉमिक स्लो डाउन था। इस बार कंपनियों ने हायरिंग अपनी कम कर रखी है। ना सिर्फ इंडिया की कंपनीज़ ने बल्कि जितनी भी ग्लोबल कंपनीज़ हैं उन्होंने बहुत कम लोगों को हायर किया। जब हमने आईआईटी के प्लेसमेंट सेल से बात की तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत मेहनत की थी डिफरेंट कंपनीज़ को बुलाने के लिए, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद बहुत सारी कंपनीज़ इस बार प्लेसमेंट के लिए आई ही नहीं, क्योंकि उनके लिए रिक्वायरमेंट ही अवेलेबल नहीं थी। इवन कुछ कंपनी बहुत ज़्यादा बुलाने पर प्लेसमेंट के लिए आ तो गई, लेकिन जहाँ पर वो 10 से 15 स्टूडेंट को प्लेस करती हैं वहाँ पर उन्होंने खाली 2 से 3 स्टूडेंट को ही प्लेस किया, और बहुत से लोगों ने अभी तक उनको ऑफ़र लेटर नहीं दिया है। इकोनॉमिक स्लो डाउन ऐसा प्रोसेस है जिसके बारे में एक स्टूडेंट कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अवसर, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट करें पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में। दूसरा रीज़न है कि हमारा पिछले 4-5 साल से जब कोई भी बच्चा इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता है तो वहाँ पर 2 तरह के जॉब्स होते हैं। एक तो होता है वो अपना कोर सेक्टर की जॉब में जा सकता है। अगर बच्चा इलेक्ट्रिकल का है तो इलेक्ट्रिकल के जॉब में जा सकता है, मैकेनिकल का है तो मैकेनिकल के जॉब में जा सकता है, और दूसरा हो सकता है कि टेक्नोलॉजिकल फील्ड में जा सकता है। क्योंकि टेक फील्ड के अंदर यानी सॉफ्टवेयर फील्ड के अंदर स्टार्टिंग में सैलरी ज़्यादा होती है और वहाँ पर रिक्रूटमेंट भी मास स्केल पर होता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा आजकल आईटी सेक्टर में जाने के लिए ट्राई करता है। पर ध्यान रखिए, ये हमेशा डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। स्पेशली कोरोना के बाद आईटी जॉब्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिससे अचानक आईटी कंपनी के अंदर पे स्केल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए और कंपनीज ने मास स्केल पर लोगों को हायर किया था। इससे क्या हुआ कि जो भी बच्चा इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहा है वो अपनी कोर सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं देकर मेनली आईटी की जॉब की तरफ पूरा फोकस है। यानी वो डिफरेंट लैंग्वेज सीखने के अंदर अपनी कोडिंग स्किल को इम्प्रूव करने में लगा रहता है। फर्स्ट ईयर से ही बच्चा अपनी कोडिंग स्किल को इम्प्रूव करने में लग जाता है और अपने कोर सेक्टर पे ध्यान नहीं देता है। पर ध्यान रखिए, डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग अब इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट आईटी सेक्टर में नहीं आ पा रही है, तो मोस्टली बच्चों ने अपना प्रोफाइल कोडिंग के अकॉर्डिंग बना लिया है और इस तरह की बहुत सारी कोडिंग कंपनियाँ इस बार प्लेसमेंट के लिए नहीं आई। ये दूसरा रीज़न है इस बार प्लेसमेंट लो होने का। तीसरे रीज़न पे जाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि आप देखेंगे कि बहुत सारे मीम इस बारे में बने हुए हैं कि भैया इंजीनियर जो होता है उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खाली एक रात को पढ़ के अपने पूरे के पूरे सेमेस्टर एग्ज़ाम को पास कर सकता है। हर जगह पर ये आपको देखने को मिल जाएगा कि आपको खाली एक रात पढ़ना है सेमेस्टर एग्ज़ाम से पहले और आप अपना सेमेस्टर एग्ज़ाम क्लियर कर देंगे। बट आप सोचिए कि इंजीनियरिंग और मेडिकल की स्टडीज़ इतनी आसान तो नहीं है।
अगर खाली आप एक रात को पढ़ के अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम को क्लियर कर रहे हैं तो आपको अपनी सब्जेक्ट के ऊपर कितना कमांड है। और जब तक आपको अपनी सब्जेक्ट के ऊपर कमांड नहीं है, आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में आता ही नहीं है, नो डाउट आप चाहे सेमेस्टर एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे, आप बीटेक की डिग्री लेके निकल जाएंगे, लेकिन आपको रियल में कुछ आता नहीं है। और अगर आपको कुछ इंजीनियरिंग के बारे में, यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में, केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में अगर आपको कुछ नॉलेज ही नहीं है तो कंपनी आपको कैसे हायर करेगी। तो कोर कंपनीज आपको हायर नहीं करती। ये तीसरा बड़ा रीज़न हो गया। चौथा रीज़न है कि बच्चों में अवेयरनेस की कमी है। बच्चा अपने खाली सीनियर्स से पूछता है कि किस जगह पर जॉब ज़्यादा मिल सकते हैं। अगर सीनियर बोलता है कि आईटी फील्ड में ज़्यादा जॉब है तो बच्चा आईटी फील्ड में निकल जाता है। वो अपने इंटरेस्ट के बारे में देखता ही नहीं कि उसका किस फील्ड के अंदर इंटरेस्ट है। उसको फर्स्ट ईयर में आने के साथ में ही अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट को चूज़ करना चाहिए। सबसे पहले उसको सोचना चाहिए क्या उसको प्राइवेट सेक्टर में जाना है या पब्लिक सेक्टर में जाना है। पब्लिक सेक्टर, अगर प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो उसको आईटी फील्ड में जाना है या अपनी कोर फील्ड के अंदर जाना है। गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तो आपको पीएसयू की जॉब करनी है, या आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं या आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं। ये माइंड में आपका फर्स्ट ईयर में ही क्लियर होना चाहिए और फिर उसके अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ध्यान रखिए, मैं आपको हमेशा ऐसा बोलता हूँ कि डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग हमारा प्लेसमेंट होता है। ऐसा हो सकता है कभी कभी टेक कंपनीज़ में ज़्यादा प्लेसमेंट क्रिएट हो रहा है या कभी कभी कोर कंपनीज़ के अंदर ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ रही है। तो हमें दोनों को साथ में लेके चलना चाहिए, हमें दोनों को बैलेंस लेके चलना चाहिए। हमें कोडिंग स्किल तो डेवलप करनी है, लेकिन जो हमारा कोर सब्जेक्ट है उसको भी नहीं छोड़ना है। तो आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, आपके पास में 4 साल हैं। अगर आप अपनी कोडिंग स्किल डेवलप करने के साथ साथ अपने मेन सब्जेक्ट पर भी फोकस करें तो ना सिर्फ आपका सेमेस्टर के अंदर अच्छी सीजीपी आएगी, बल्कि आपके पास में ऑप्शन रहेगा कि आप टेक कंपनी में जाना चाहते हैं या अपनी कोर कंपनी में जाना चाहते हैं। इवन आपके पास में ऑप्शन रहेगा कि आप पीएसयूज़ के अंदर जा सकते हैं, आप गेट एग्ज़ाम क्रैक करके पीएसयू में जा सकते हैं, या आप हायर स्टडीज़ के लिए एमटेक पे जा सकते हैं, या फिर आप आईएएस या आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल रह सकते हैं। तो बच्चों, आजकल ऑनलाइन कोचिंग का ज़माना है, आप कॉलेज से ही कोचिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखिए कि एक बैकअप प्लान हमेशा लेके चलिए। बैकअप प्लान मतलब कभी भी आपको अपनी जो मेन फील्ड है जिसके अंदर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके सब्जेक्ट पर भी आपको प्रॉपर ध्यान रखना है, यानी उसके अंदर भी आपको पूरी की पूरी नॉलेज लेके चलनी है। अगर ये नॉलेज आप लेके चलेंगे, उसके साथ साथ अगर आप कोडिंग स्किल भी सीखेंगे तो आपको फाइनल ईयर के ख़त्म होने के साथ बहुत अच्छा जॉब मिल सकता है। तो ये कुछ रीज़न थे जो मैंने आपको बताया। तो आप, क्योंकि अभी आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के अंदर हैं कॉलेज के अंदर, तो इस तरह की मिस्टेक आपसे नहीं हो, आप ध्यान रखिए। वी वांट कि आप फाइनल ईयर तक आते आते आपको एक अच्छा प्लेसमेंट मिल जाए, या अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो आपका वहाँ पर सिलेक्शन हो जाए। तो उसके लिए जनरली तैयारी हमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर देनी चाहिए। थैंक यू एवरीवन।